आर्या की आंखें अचानक खुलीं। रात के 3 बजे थे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन कुछ तो था जो उसे जगा रहा था। एक अजीब सी खुजली उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे बहुत गौर से देख रहा हो। वो धीरे से अपने बिस्तर से उठी और देखा, वो गुड़िया फिर से वहीं थी, बिल्कुल उसके बिस्तर के पास। कल रात वो अलमारी में बंद करके आई थी, ताला भी लगाया था, फिर ये यहाँ कैसे पहुंची? उसकी चमकती हुई आंखें अंधेरे में एक अजीब सी रोशनी फैला रही थीं। एक ऐसी रोशनी जो प्राकृतिक नहीं लगती थी, बल्कि जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक 10 साल की लड़की आर्या को एक ऐसी चीज मिली जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। एक गुड़िया जो सिर्फ खिलौना नहीं थी, बल्कि कुछ और भी थी। कुछ ऐसा जो रात के अंधेरे में जिंदा हो जाता था, कुछ ऐसा जो मासूम बच्चों की जान की प्यासी थी। गांव का नाम था कालीपुर। ये गांव इतना दूर था कि यहां तक पहुंचने के लिए शहर से 3 घंटे का सफर करना पड़ता था। पहाड़ियों से घिरा हुआ, घने जंगलों के बीच बसा ये छोटा सा गांव। यहां के लोग सादा जीवन जीते थे। खेतीबाड़ी, मवेशी पालना और शाम को चौपाल पर बैठकर पुराने किस्से सुनाना। बिजली भी दिन में सिर्फ कुछ घंटे आती थी, इसलिए रात में दिया और लालटेन का सहारा लेना पड़ता था। आर्या भी इसी गांव की एक मासूम बच्ची थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। उसके माता पिता खेतों में काम करते थे और वो अक्सर अकेली घर में रहती थी। सुबह से शाम तक वो अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करती, लेकिन उसके पास खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं था। गांव के दूसरे बच्चे या तो उससे बड़े थे या फिर वो अपने काम में व्यस्त रहते थे। इसलिए वो अक्सर गांव के बाहर जंगल की तरफ घूमने जाती थी, अकेली, अपने ख्यालों में खोई हुई। एक दिन जब आर्या जंगल में टहल रही थी, तो उसे एक पुराना घर दिखा। घर बिल्कुल टूटा फूटा था, जैसे सालों से कोई वहां नहीं रहा हो। दीवारों पर काई जमी हुई थी और छत के कुछ हिस्से गिर चुके थे। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजा आधा खुला लटक रहा था। बारिश के पानी से दीवारों पर गहरे धब्बे पड़ गए थे और जगह जगह से ईंटें निकली हुई थीं। लेकिन आर्या को लगा कि शायद वहां कुछ दिलचस्प चीजें मिल जाए। बच्चों का मन जो होता है ना, हर चीज में रोमांच ढूंढता है। वो धीरे धीरे घर के अंदर गई, अपने छोटे कदमों से सावधानी से चलती हुई। घर के अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा में एक बासी गंध थी, जैसे कई सालों से कोई खिड़की ना खुली हो। टूटे हुए फर्नीचर और बिखे हुए कागजात पड़े थे। एक कोने में पुराना खाना बनाने का चूल्हा था, जिस पर राख की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर कुछ तस्वीरें लटकी थीं, लेकिन वो इतनी धुंधली हो गई थीं कि कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। आर्या ने कमरे में इधर उधर देखा। फर्श पर पुराने अखबार और किताबों के टुकड़े बिखरे थे। अचानक उसकी नजर एक कोने में पड़ी एक गुड़िया पर गई। अजीब बात यह थी कि बाकी सब चीजें धूल से भरी थीं, लेकिन गुड़िया बिल्कुल साफ सुथरी थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे वहां रखा हो। उसके बाल सुनहरे थे, रेशम जैसे मुलायम। कपड़े लाल रंग के थे जो अभी भी चमक रहे थे, और सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं, जैसे उनके अंदर कोई छोटी सी रोशनी हो। आर्या ने गुड़िया को उठाया। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन छूने में थोड़ी ठंडी लगी। उसने सोचा कि शायद किसी बच्चे की होगी जो यहां भूल गई होगी। लेकिन फिर उसे लगा कि इतने पुराने घर में कोई बच्चा कैसे आ सकता है, और ये इतनी साफ कैसे है, जबकि बाकी सब चीजें धूल से भरी हैं। खैर, उसने गुड़िया को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। आखिर उसके पास खेलने के लिए कोई खिलौना भी तो नहीं था। गुड़िया को पकड़ते वक्त उसे लगा जैसे वो थोड़ी गर्म हो गई हो, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घर पहुंचकर आर्या ने गुड़िया को अपने कमरे में रखा। उसने उसे एक नाम भी दिया, रूबी, क्योंकि उसके कपड़े लाल रंग के थे और वो बहुत सुंदर लग रही थी। रूबी को देखकर आर्या को बहुत खुशी हुई। अब उसके पास एक दोस्त था जिससे वो बात कर सकती थी। उसने रूबी के साथ चाय पार्टी का खेल खेला, उसे अपनी सारी बातें बताईं और यहां तक कि उसे अपना गुप्त राज भी बताया कि वो कभी कभी रात में डर जाती है। रूबी बस मुस्कुराती रहती थी, अपनी चमकती आंखों से आर्या को देखती रहती थी। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ। आर्या ने रूबी को अपने मेज पर रखा, उसे गुड नाइट कहा और सो गई। उसे बहुत अच्छे सपने आए। लेकिन दूसरी रात जब वो उठी तो रूबी मेज पर नहीं थी, वो फर्श पर पड़ी थी, बिल्कुल आर्या के बिस्तर के पास। आर्या ने सोचा कि शायद वो गिर गई होगी, हो सकता है मेज थोड़ी हिली हो या फिर कोई चूहा टकराया हो। उसने उसे वापस मेज पर रख दिया और ध्यान से देखा कि कहीं मेज टेढ़ी तो नहीं है। तीसरी रात फिर वही हुआ। रूबी फिर से फर्श पर थी,
लेकिन इस बार वो और भी पास थी, बिल्कुल आर्या के बिस्तर के किनारे। आर्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद घर में कोई चूहा होगा जो गुड़िया को गिरा देता होगा, या फिर हो सकता है रात में कोई तेज हवा आई हो। चौथी रात आर्या ने रूबी को अलमारी में बंद कर दिया। उसने सोचा कि अब तो वो नहीं गिरेगी। अलमारी का दरवाजा मजबूत था और ताला भी लगाया था। लेकिन सुबह जब वो उठी तो रूबी फिर से उसके बिस्तर के पास थी। अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और ताला फर्श पर पड़ा था। आर्या को डर लगने लगा, ये कैसे हो सकता था? ताला तो बाहर से लगाया था, फिर अंदर से कैसे खुल सकता है? और गुड़िया अकेली बाहर कैसे आ सकती है? उसने अपनी मां से इस बारे में बात करने की सोची, लेकिन फिर लगा कि कहीं वो उससे गुड़िया छीन न ले। रूबी अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन रात के समय उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार रूबी की तरफ देखती रहती थी। कभी कभी उसे लगता था कि रूबी की आंखें उसे फॉलो कर रही हैं, लेकिन फिर सोचती कि शायद उसका वहम है। पांचवी रात आर्या ने तय किया कि वो जाग कर देखेगी कि आखिर हो क्या रहा है। उसने रूबी को फिर से मेज पर रखा और आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो बहुत घबराई हुई थी। रात के 2 बजे के आसपास उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रेंग रहा हो। एक खुरदुरी आवाज, जैसे कपड़ा फर्श पर घिसट रहा हो। आर्या ने धीरे से आंखें खोलीं। जो कुछ उसने देखा वो उसकी समझ से बाहर था। रूबी मेज से उतरकर धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। अब वो सिर्फ हल्की रोशनी नहीं थी, बल्कि तेज लाल चमक थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि गुड़िया बिल्कुल जिंदा लग रही थी। उसके हाथ पैर हिल रहे थे, सिर घूम रहा था और वो बिल्कुल एक असली बच्चे की तरह चल रही थी। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डर के मारे हिल भी नहीं सकती थी। उसकी सांस फूलने लगी और पूरे शरीर में कंपकंपी होने लगी। रूबी धीरे धीरे उसके बिस्तर के पास आई और वहीं रुक गई। उसकी चमकती आंखें आर्या को घूर रही थीं। आर्या को लगा जैसे वो उसकी आत्मा में झांक रही है। उसने आंखें बंद कर ली और सांस रोक कर पड़ी रही। उसे लगा कि अगर वो हिली तो रूबी कुछ कर देगी। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो रूबी वहीं थी, लेकिन अब वो फिर से एक साधारण गुड़िया लग रही थी, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल निर्जीव। अगली सुबह आर्या ने तय किया कि वो रूबी को वापस उसी पुराने घर में छोड़ आएगी। ये सब बहुत डरावना हो रहा था। उसकी नींद उड़ गई थी और वो हर वक्त डरी रहती थी। लेकिन जब वो रूबी को उठाने गई तो उसे लगा जैसे गुड़िया उसे रोक रही हो, जैसे वो नहीं जाना चाहती। गुड़िया अचानक भारी लगने लगी, जैसे कोई उसे नीचे की तरफ खींच रहा हो। आर्या ने हिम्मत जुटाई और रूबी को उठाया। वो जंगल की तरफ चल पड़ी, लेकिन रास्ते में उसे लगा जैसे रूबी भारी होती जा रही है, जैसे वो वापस जाने से मना कर रही हो। आर्या के हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। हर कदम के साथ उसे लगता था कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि दिन गर्म था। पुराने घर पहुंचकर आर्या ने रूबी को वहीं रख दिया जहां उसे मिली थी। उसने कहा, रूबी, तुम यहीं रहो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज मेरे पीछे मत आना। और वो तेजी से वहां से भाग आई। दौड़ते वक्त उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात आर्या को बहुत अच्छी नींद आई। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह अपने सपनों में खुश थी, रूबी की परेशानी से मुक्त। लेकिन अगली सुबह जब वो उठी तो रूबी फिर से उसके कमरे में थी। इस बार वो उसके तकिए के बिल्कुल पास थी, जैसे रात भर वो उसे देखती रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो गुस्से में हो। आर्या चीख पड़ी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर गूंज गया। उसकी मां दौड़ती हुई आई। क्या हुआ बेटा? उसने पूछा। आर्या ने रोते हुए सारी बात बताई, कैसे गुड़िया रात में हिलती है, कैसे वो जिंदा लगती है, कैसे वो उसे छोड़कर आने के बाद भी वापस आ जाती है। उसकी मां ने पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब आर्या ने जिद की तो उसने गुड़िया को देखा। रूबी को देखकर आर्या की मां को भी कुछ अजीब लगा। गुड़िया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो था जो डरावना लगता था। एक गहराई थी, जैसे वो सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि कुछ और है। उसने आर्या से कहा, ठीक है बेटा, हम इसे कहीं और रख देते हैं, शायद तुम्हारा डर निकल जाए। उन्होंने रूबी को घर के बाहर एक पेड़ के नीचे रख दिया, लेकिन अगली सुबह वो फिर से आर्या के कमरे में थी। इस बार आर्या की मां को भी डर लगने लगा। उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात करने का फैसला किया। गांव में कुछ बुजुर्ग लोग थे जो पुराने किस्से कहानियां जानते थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे रामदास दादा। वो 80 साल के थे और गांव की हर पुरानी कहानी जानते थे। उनके पास हर समस्या का समाधान होता था। जब आर्या की मां ने उन्हें रूबी के बारे में बताया तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में डर की चमक आ गई।
ये गुड़िया कहाँ मिली थी? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। जंगल में एक पुराने घर में, आर्या ने जवाब दिया। रामदास दादा की सांस तेज हो गई, उनके हाथ कांपने लगे। वो घर तो 50 साल पहले जल गया था। वहां एक परिवार रहता था, माता पिता और उनकी एक छोटी बेटी थी, प्रिया, सिर्फ 8 साल की थी। उसके पास एक गुड़िया थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी, दिन रात उसके साथ खेलती रहती थी। आग में वो बच्ची मर गई, लेकिन उसकी गुड़िया बच गई थी। कहते हैं कि आग इतनी तेज थी कि घर के अंदर का सब कुछ जलकर राख हो गया था, लेकिन वो गुड़िया बिल्कुल सही सलामत मिली थी। फिर क्या हुआ? आर्या की मां ने पूछा। रामदास दादा ने गहरी सांस ली। कहते हैं कि प्रिया की आत्मा उस गुड़िया में बस गई है। वो अकेली थी, इसलिए वो किसी दोस्त की तलाश में रहती है। लेकिन जो भी बच्चा उसके साथ दोस्ती करता है, वो उसकी मासूमियत चुरा लेती है। धीरे धीरे वो बच्चा कमजोर होता जाता है। पहले उसकी नींद उड़ जाती है, फिर भूख कम हो जाती है, और आखिर में उन्होंने रुककर आर्या को दिखा। आखिर में क्या? आर्या ने डरते हुए पूछा। आखिर में वो बच्चा मर जाता है और प्रिया को एक नया दोस्त मिल जाता है। आर्या और उसकी मां को बहुत डर लगा। तो अब क्या करें? उन्होंने पूछा। गुड़िया को जलाना होगा, रामदास दादा ने कहा। लेकिन ये आसान नहीं है। वो अपनी रक्षा करेगी। प्रिया नहीं चाहती कि उसका घर नष्ट हो जाए। उस रात आर्या की मां ने रूबी को घर से बाहर निकालकर आग लगाने की कोशिश की। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी कीं और माचिस जलाई। लेकिन जैसे ही माचिस की तीली जली, तेज हवा चलने लगी और आग बुझ गई। कई बार कोशिश करने के बाद भी आग नहीं लगी। हर बार कोई ना कोई चीज होती रहती, कभी हवा, कभी अचानक बारिश की बूंदें, कभी माचिस ही नहीं जलती। आर्या रात भर जागती रही। उसे लग रहा था कि रूबी गुस्से में है। उसकी आंखें पहले से भी तेज चमक रही थीं। रात के 3 बजे आर्या को लगा कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। सर्दी लग रही थी, जबकि बाहर गर्मी थी। उसकी सांस भाप बनकर निकल रही थी। अचानक आर्या को लगा कि कोई उसके बिस्तर पर चढ़ रहा है। छोटे छोटे कदम धीरे धीरे उसकी तरफ आते हुए। उसने आंखें खोली तो देखा कि रूबी उसके सीने पर बैठी है। उसकी आंखें अब लाल हो गई थीं और वो बहुत डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा भी बदल गया था। अब वो मासूम नहीं लग रही थी, बल्कि क्रूर लग रही थी। आर्या चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे उसका गला बंद हो गया हो। रूबी ने धीरे धीरे अपना हाथ आर्या के गले की तरफ बढ़ाया। उसके छोटे हाथ अब नुकीले लग रहे थे। आर्या को लगा जैसे उसकी सांस रुक रही है। वो हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। रूबी की आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जो आर्या की आंखों में जा रही थी। एक ऐसी रोशनी जो उसकी आत्मा को खींच रही थी। धीरे धीरे आर्या को लगा कि उसकी ताकत खत्म हो रही है, जैसे कोई उसकी जिंदगी चुरा रहा हो। उसकी यादें धुंधली होने लगीं, उसकी आंखें भारी होने लगीं और वो बेहोश हो गई। आखिरी बात जो उसे याद रही वो थी रूबी की लाल चमकती आंखें और एक बच्चे की हंसी की आवाज। अगली सुबह जब आर्या की मां उसे जगाने आई तो वो बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था और सांस धीमी चल रही थी। उसकी नब्ज बहुत कमजोर थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि रूबी के हाथों पर खून के धब्बे थे, ताजा खून जैसे अभी अभी लगा हो। आर्या की मां चीखती हुई बाहर भागी। बचाओ, कोई बचाओ, आर्या को कुछ हो गया है। गांव के लोग दौड़े आए। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आर्या को क्या हुआ है। उसकी नब्ज बहुत धीमी थी और वो होश में नहीं आ रही थी। कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन लगता था जैसे उसकी जान निकल रही हो। रामदास दादा ने रूबी के हाथों पर खून देखा तो उन्हें सब कुछ समझ आ गया। ये गुड़िया आर्या की जिंदगी चुरा रही है, उन्होंने कहा। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगी, प्रिया को अपना दोस्त मिल जाएगा। गांव के लोगों ने तुरंत एक बड़ी आग जलाई। इस बार सभी मिलकर रूबी को आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई उसे छूता, उसे तेज झटका लगता। गुड़िया जैसे बिजली से भरी हुई थी। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई उसे उठा नहीं सका। आखिर में रामदास दादा ने एक पुराना मंत्र पढ़ा और लोहे के चिमटे से रूबी को उठाकर आग में फेंक दिया। गुड़िया जलने लगी तो एक तेज चीख सुनाई दी, जैसे कोई बच्ची रो रही हो। आग की लपटें नीली हो गईं और एक अजीब सी बदबू आने लगी। हवा में एक आवाज गूंजी, मैं अकेली हूं, मुझे दोस्त चाहिए। जैसे ही रूबी पूरी तरह जल गई, आर्या की आंखें खुल गईं। वो धीरे धीरे होश में आई। उसका चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन वो सांस ले रही थी।
डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। कुछ दिनों बाद आर्या पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन वो कभी भी उस रात के बारे में बात नहीं करती थी। उसे सिर्फ इतना याद था कि रूबी उसके सीने पर बैठी थी और उसकी आंखें लाल थीं। बाकी सब कुछ धुंधला था। गांव के लोगों ने उस पुराने घर को पूरी तरह गिरा दिया। वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया ताकि कोई बुरी आत्मा वापस ना आ सके। रूबी की राख को एक गहरे गड्ढे में दबा दिया गया और उसके ऊपर भारी पत्थर रख दिए गए। एक पंडित जी को बुलाकर वहां पूजा पाठ भी कराया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद गांव के दूसरे छोर पर रहने वाली एक छोटी लड़की को खेत में एक गुड़िया मिली। वो बिल्कुल रूबी जैसी दिखती थी। सुनहरे बाल, लाल कपड़े और चमकती हुई आंखें, जैसे प्रिया ने अपने लिए एक नया घर ढूंढ लिया हो। जब इस बात की खबर रामदास दादा को मिली तो वो तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गुड़िया अपने घर ले जा चुकी थी। उस रात से फिर वही सब शुरू हो गया। गुड़िया का रात में हिलना, बच्चे के पास आना और धीरे धीरे उसकी ताकत चुराना। रामदास दादा को समझ आ गया कि प्रिया की आत्मा सिर्फ एक गुड़िया में बंधी नहीं थी। वो कहीं भी किसी भी गुड़िया में आ सकती थी। वो अकेली थी और दोस्त चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्ती मौत लेकर आती थी। उसे नहीं पता था कि वो जिसे प्यार करती है उसे नुकसान पहुंचा रही है। गांव के लोगों ने तय किया कि वो अपने बच्चों को कभी भी कोई पुरानी गुड़िया के साथ खेलने नहीं देंगे, खासकर ऐसी गुड़िया जिसकी आंखें चमकती हों। उन्होंने ये कहानी अपने बच्चों को सुनाई ताकि वो सावधान रहें। हर मां अपने बच्चे को चेतावनी देती कि अगर कहीं कोई अकेली गुड़िया मिले तो उसे छूना भी मत। आज भी कालीपुर गांव में बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर आपको कहीं कोई अकेली गुड़िया मिले, खासकर ऐसी जगह जहां कोई नहीं रहता, तो उसे छूना भी मत, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ खिलौना ना हो सकता है उसमें कोई ऐसी आत्मा हो जो अकेली है और दोस्त की तलाश में है, लेकिन उसका प्यार मौत लेकर आता है। प्रिया की आत्मा आज भी भटकती है। वो अभी भी किसी दोस्त की तलाश में है। वो नहीं जानती कि वो जिसे प्यार करती है उसे मार देती है। वो बस अकेली है और चाहती है कि कोई उसके साथ खेले, लेकिन उसकी दोस्ती का मतलब है मौत। इसलिए अगर कभी आपको कोई अजीब गुड़िया मिले तो याद रखिएगा, कुछ खिलौने सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते, कुछ खिलौने जिंदगी लेने के लिए होते हैं। और आर्या, वो आज भी कालीपुर में रहती है। अब वो बड़ी हो गई है, लेकिन वो कभी किसी गुड़िया के साथ नहीं खेलती। उसे आज भी रात में कभी कभी लगता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं, कोई जो अभी भी दोस्त की तलाश में है। वो जानती है कि प्रिया अभी भी वहां कहीं है, अभी भी किसी मासूम बच्चे की तलाश में है जो उसके साथ खेले। और यही सबसे डरावनी बात है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।